हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। इस वीडियो के अंतर्गत हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं हम मूल्यांकन, जिसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन कहते हैं, जिसे CCE के नाम से जाना जाता है। अब ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है? तो इसके द्वारा बच्चों में वृद्धि और विकास के समस्त क्षेत्रों का सतत एवं नियमित आकलन है, जिसके द्वारा विभिन्न विधियों एवं उपकरणों के माध्यम से बच्चों का आकलन किया जाता है। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं का व्यापक और सतत मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा ही संभव है, जिसमें निरंतर निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। तभी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उदय हुआ। इसके बाद हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र के ऊपर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल हो और यह शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए या इसके ऊपर जोर दिया गया। अब ये जो सतत मूल्यांकन है या व्यापक मूल्यांकन है, इसके जो क्षेत्र है वह क्षेत्र शैक्षिक और सह शैक्षिक कहे गए हैं, जिसे संज्ञानात्मक क्षेत्र और सह संज्ञानात्मक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब शैक्षिक क्षेत्र क्या है। तो इसके अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों का मूल्यांकन किया जाता है, जो कि बच्चों के मानसिक विकास में मदद करते हैं। इन क्षेत्रों का मूल्यांकन फॉर्मेटिव एवं समेटिव दोनों प्रकार से किया जाता है। उसके बाद में सह संज्ञानात्मक क्षेत्र मतलब सह शैक्षिक क्षेत्र, इसमें इसके अंतर्गत या इस क्षेत्र के अंतर्गत सह शैक्षिक क्रियाकलापों का प्रयोग किया जाता है, मतलब खेलकूद, योगा, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों का जो शारीरिक और मानसिक, नैतिक, संवेगात्मक विकास के ऊपर ध्यान दिया जाता है। अब ये जो CCE है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न विषयों में निश्चित समय उपरांत बच्चों की प्रगति जानने हेतु इसका महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों के व्यवहार में हुए परिवर्तनों का पता इससे लगाया जा सकता है। बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष ज़रूरतों का पता इससे लगा सकते हैं। अधिक उपयुक्त तरीके के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की योजना बनाने हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। कोई बच्चा क्या कर सकता है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि है, वह क्या करना चाहता है और क्या नहीं करना चाहता है, इन सब के प्रति समझ बनाने के लिए बच्चों की मदद करने हेतु CCE का प्रयोग होता है। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए CCE का प्रयोग होता है। छात्रों की अभिरुचियों एवं अभिवृत्तियों का मूल्यांकन इसके द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। अधिगम एवं शिक्षण की समग्रता पर यह बल देता है। इस प्रकार से जो CCE है उसके हम उद्देश्य जान सकते हैं। अब ये जो CCE है, इसका क्रियान्वयन कैसे होता है या इसके द्वारा कार्य कैसे किया जाता है? तो ये जो CCE है, इसमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक शिक्षा व्यवस्था है, जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 6 से लेकर 10 तक अपने सभी विद्यालयों में लागू किया है एवं 12वीं तक कुछ विद्यालयों में लागू किया गया है। CCE का मुख्य उद्देश्य बालकों के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना है जब वह विद्यालयों में उपस्थित होता है। यह माना जाता है कि यह विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व पढ़ने वाले जो दबाव होते हैं उन दबावों को कम करता है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को कई परीक्षाएं पूरे वर्ष के दौरान देनी रहती है, मतलब हर परीक्षाओं से उसे गुजरना रहता है, जिसमें पहले ली गई परीक्षा का पाठ्यक्रम पुनः नहीं दोहराया जाता है। CCE शिक्षा व्यवस्था के द्वारा पारंपरिक विधि जो है चॉक एंड टॉक
इसमें परिवर्तन आया है। इस व्यवस्था में विद्यार्थियों को मतलब अंकों को ग्रेड में बदल दिया गया है, जिसका मूल्यांकन शैक्षिक एवं सह शैक्षिक गतिविधियों की एक सुनिश्चित श्रृंखला के द्वारा किया जाता है। एक ही परीक्षा के जगह लघु परीक्षाओं के माध्यम से साल भर सतत मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें विद्यार्थियों को केवल ग्रेड दी जाती है, और ये जो ग्रेड दी जाती है वह निम्न मतलब कौन कौन से आधार पर दी जाती है, तो वे आधार है कार्यानुभव कौशल, नवाचार, सीखने हेतु विद्यार्थी की तत्परता, समूह में कार्य करने की उसकी योग्यता, विद्यार्थी की सार्वजनिक अभिव्यक्ति, विद्यार्थी का विद्यालय के अंतर्गत व्यवहार। ये सभी के लिए विद्यार्थियों के लिए अत्यंत यह उपयुक्त है। जो कि शैक्षणिक गतिविधियों में अच्छे नहीं है, इससे उन्हें अपनी प्रतिभा दूसरे क्षेत्रों में जैसे कला, खेलकूद, संगीत आदि में दिखाने का मौका मिल जाता है। सीबीएसई ने अपना पुराना तरीका छोड़ दिया। सीबीएसई में पहले मूल्यांकन हेतु साल भर में केवल 2 ही परीक्षाएं आयोजित की जाती है, लेकिन सीसीई के द्वारा साल भर में कई छोटी मोटी परीक्षाएं ली जाती है, जिसमें 2 प्रकार की परीक्षाएं होती है। एक प्रारंभिक या रचनात्मक या निर्माणात्मक परीक्षा होती है, जिसे फॉर्मेटिव टेस्ट FA कहा जाता है। इस परीक्षण में विद्यार्थियों के द्वारा दी गई मौखिक परीक्षाएं एवं दत्त कार्यों में किए गए प्रदर्शन के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। यह जो परीक्षण है, यह परीक्षण शैक्षणिक सत्र में 4 बार आयोजित किया जाता है, जिसमें कुल इसकी जो ग्रेड्स होते हैं वह 40% के होते हैं। कुछ विद्यालयों में बहुमौखिक परीक्षाओं के स्थान पर एक अतिरिक्त लिखित परीक्षा ली जाती है, फिर भी कम से कम एक मौखिक परीक्षा का वहाँ पर आयोजन किया जाता है। यह जो परीक्षण होता है यह विद्यालय स्तर पर ही आयोजित किया जाता है। उसके बाद में दूसरा है योगात्मक परीक्षण, जिसे समेटिव टेस्ट या SA कहा जाता है। यह जो परीक्षण है यह 3 घंटे का लिखित परीक्षण होता है, जिसका आयोजन साल भर में 2 बार किया जाता है। पहले 2 प्रारंभिक परीक्षणों के बाद एक योगात्मक परीक्षा तथा 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद दूसरा योगात्मक परीक्षण लिया जाता है। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का 30% अधिभार का होता है, मतलब 30% उसमें ग्रेड्स होते हैं, और इसका आयोजन भी विद्यालय स्तर पर ही किया जाता है। लेकिन इसका जो प्रश्न पत्र है वो सीबीएसई के द्वारा तैयार किया जाता है, और जो उत्तर पत्रों की जो जांच होती है या उसका मूल्यांकन होता है वह भी सीबीएसई के द्वारा ही किया जाता है। एक योगात्मक परीक्षण के पाठ्यक्रम को अगले योगात्मक परीक्षण में नहीं दोहराया जाता है। एक विद्यार्थी को नए बिंदु अथवा पाठ्यों पर अपना ध्यान केंद्रित करना ही होता है। अब ये जो सीसीई का पैटर्न है उसमें कैसे होता है, जिसमें FA1, FA सेकेंड और SA1 यह मार्च से अक्टूबर तक होता है, और इसमें FA1 10% होता है, FA सेकेंड 10% होता है, SA1 30% होता है। तो FA3, FA4 और SA सेकेंड यह अक्टूबर से मार्च में आयोजित होता है, जिसमें FA3 का 10% होता है, FA4 10% होता है और SA सेकेंड भी 30% होता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि सीबीएसई ने अक्टूबर 2009 में कक्षा 9 से तथा 2010 में कक्षा 10 में भी सीबीएसई को लागू कर दिया है। सीबीएसई के द्वारा मूल्यांकन सीसीई के अंतर्गत मूल्यांकन को ही आंका जाता है, और यह जो मूल्यांकन होता है वह कुछ श्रेणियों के आधार पर सीबीएसई करता है, जिसमें अकादमिक निष्पत्ति मतलब शैक्षिक क्षेत्र शामिल है। उसी के साथ में सह शैक्षणिक क्षेत्र जैसे जीवन कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य शामिल है। तो सह शैक्षणिक गतिविधियाँ जिसमें विचारोत्प्रांत क्रियाएं तथा शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा शामिल किया जाता है। ये जो ग्रेडिंग सिस्टम होती है, ग्रेडिंग सिस्टम किस हिसाब से होती है या सीसीई किस हिसाब से करता है, जिसके अंतर्गत 91 से 100 जितने प्रतिशत आएंगे उन्हें A ग्रेड दिया जाता है, और उसके 10 बिंदु होते हैं, जिसमें उसके
उसके बाद में 81 से 90 को A2 कहा जाता है या और उसे 9 बिंदु होते हैं। 71 से 80 को B1 कहा जाता है जिसमें 8 बिंदु होते हैं। 61 से 70 को B2 कहा जाता है जिसमें 7 बिंदु होते हैं। 51 से 60 को C1 कहा जाता है जिसमें 6 बिंदु होते हैं। 41 से 50 को C2 कहा जाता है जिसमें C2 का ग्रेड दिया जाता है जिसमें 5 बिंदु होते हैं। 33 से 40 को D ग्रेड कहा जाता है जिसमें 4 बिंदु होते हैं। और 21 से 32 को E1 ये ग्रेड दिया जाता है जिसमें कोई बिंदु ही अंकित नहीं होते हैं। और 20 एवं उससे अगर कम हुए तो उसे E2 ग्रेड दिया जाता है, उसमें भी कुछ बिंदु का आयोजन नहीं किया होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।